नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वाराणसी में बुकला की हड़ताल की वजह से ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। समाअत की नई तारीख का ऐलान अदालत जल्द करेगी। वाज़ेह रहे कि आज नए सर्वे के लिए दीवार गिराने और मलबा हटाने की दरखास्त की समाअत होनी थी। सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट ने मंगल के रोज इस मामले में अहम फैसले सुनाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिले मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी कॉम्प्लेक्स की हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। ज्ञानवापी के वजूखाने से मुबैना शिवलिंग बरामद होने का दावा किया गया है। इस दौरान अदालत ने मजीद कहा कि मुसलमानों के मस्जिद में नमाज पढ़ने के हक को मुतासिर किए बगैर ऐसा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी अदालत के हुक्म पर रोक लगा दी, जिसमें मस्जिद के मखसूस हिस्से को सील करने और लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगाने की हिदायत दी गई थी। वाराणसी की अदालत ने मुतनाज़िया मकाम का वीडियोग्राफी सर्वे करने वाली टीम से रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को अपने फराइज के तई गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने पर बरतरफ कर दिया। अजय मिश्रा पर सर्वे के दौरान मीडिया को मालूमात लीक करने और अपने जाती कैमरामैन को तैनात करने का इल्जाम है। कुतुब मीनार को लेकर पहले से ही ये तनाज़ा जारी है कि उसकी तामीर मंदिर तोड़कर हुई थी और यहां पूजा की इजाजत देने का मुतालबा भी लगातार हो रहा है। अब इस कुतुब मीनार को लेकर एक नया दावा सामने आया। कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार दरअसल सन टावर है, यानी शमसी टावर है, जिसकी तामीर खुतबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। ये दावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साबिक रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा ने किया है। धर्मवीर शर्मा का कहना है कि एएसआई की तरफ से कई बार कुतुब मीनार का सर्वे किया गया है। सूरज की सिमत देखने के साथ ही माहिर आसार खदीमा 27 नक्षत्रों यानी सितारों का मुताला कर सके, इसीलिए शमसी टावर की तामीर करवाई गई थी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में सबूत भी मौजूद है। धर्मवीर शर्मा का कहना है कि कुतुब मीनार खुतबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि 5वीं सदी में राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। कुतुब मीनार में 25 इंच का झुकाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सूरज का जायजा लेने के लिए बनाए गए थे। उनका कहना है कि इस इलाके को विष्णुपद पहाड़ की शक्ल में जाना जाता था, जहां उस वक्त के बाकियात हैं जब चौहान, तोमर, प्रतिहार हुक्मरान थे। साबिक एएसआई रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा का कहना है कि कुतुब मीनार अहाते में 27 ऐसे ढांचे हैं जिन्हें 27 कीमती जवाहरात से तराशा गया है। जिसे कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है, वो एक आजाद ढांचा है। कुतुब मीनार का दरवाजा भी शुमाल की तरफ है और ये सितारों को देखने के लिए है। बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा कि बीजेपी और उसके साथियों की तरफ से मजहबी मकामात को बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई और दीगर मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। उससे यहाँ के हालात किसी भी वक्त मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ादी के बरसों बाद ज्ञानवापी, मथुरा, शाही ईदगाह मस्जिद, ताजमहल और दीगर मकामात के बहाने एक साजिश के तहत जिस तरह लोगों के मजहबी जज्बात भड़काए जा रहे हैं, उससे मुल्क मजबूत नहीं होगा। गुजरात में एक नमक बनाने वाली फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा पेश आया। इस वाक़े में 12 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैक्ट्री की दीवार गिरने से न सिर्फ कई मजदूर हलाक हुए बल्कि 18 के जख्मी होने की भी खबर है। यह वाक़या मोरबी के हिलौद जीआईडीसी में पेश आया। हादसे की इतला मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और राहत व बचाव का काम शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि डाय हादसे पर अब भी 15 से ज्यादा मजदूर दबे हुए हैं। इतलात के मुताबिक दीवार के पास बैठकर मजदूर नमक की पैकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पूरी की पूरी दीवार मुनहदम हो गई। हादसे के करीब आधे घंटे पहले वहां 70 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन उनमें से 30 से ज्यादा मजदूर खाने के लिए बाहर चले गए थे। वज़ीर आज़म दफ्तर की तरफ से इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मुआवजे का ऐलान किया गया है। पीएमओ ने कहा कि हादसे में हलाक होने वालों के कुंबे को पीएम एनआरएफ की तरफ से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तमिलनाडु के सैलेम में 2 बसों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 30 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। ये वाकया एक बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मंगल की शाम को एडप्पड़ी से आ रही निजी बस तिरुचेंगोर से आ रही एक और बस से टकरा गई।
इस हादसे के फुटेज में बस दिखाई दे रही है जिसमें कैमरा लगातार तेज रफ्तार से जा रही बस ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही दूसरी बस से टकरा गई। इससे बस के ड्राइवर, कैबिन में बैठे मुसाफिर और ड्राइवर उछलकर गिर पड़े। टक्कर इतनी तेज थी कि बस में सवार कई लोग विंड स्क्रीन पर आकर गिर गए। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बस ड्राइवर अपनी लेन में आराम से बस चला रहा है, लेकिन सामने से एक बस काफी तेज रफ्तार में आती है और गलत लेन में आती है, जिससे दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। आइंदा 10 जून को हिंदुस्तान की 15 रियासतों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। 2 दीगर राज्यसभा सीटों पर 13 जून को वोटिंग होगी। यानी मजमूई तौर पर राज्यसभा की 59 सीटें ऐसी हैं जिनके लिए एनडीए और यूपीए में शामिल पार्टियां तगोदो करती हुई नजर आएंगी। इन 59 असेंबली सीटों में से बीजेपी 31 की क़यादत वाली एनडीए का बीजेपी लेड एनडीए के पास 31 सीटें हैं, जबकि 25 सीटें तनहा बीजेपी के पास है। दूसरी तरफ यूपीए के कब्जे में राज्यसभा की 13 सीटें हैं। इनमें से माफ कीजिएगा 13 कांग्रेस के पास है। माफ कीजिएगा, इन 13 सीटों में 8 सीटें कांग्रेस के पास है। बखिरा राज्यसभा की 15 सीटें ऐसी पार्टियों के पास है जो ना तो एनडीए का हिस्सा है और ना ही यूपीए का। काबिल जिक्र बात यह कि इस मरतबा एनडीए एक बड़े खसारे में रहती हुई मालूम पड़ रही है। राज्यसभा में इस वक्त जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक बीजेपी क़यादत वाली एनडीए को 7 से 9 राज्यसभा सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूपी के लिए खुशखबरी के इम्कानात हैं और कभी इम्कान है कि एनडीए के हाथों से निकली सीटों में से तकरीबन आधी उसे हासिल हो जाएगी। वैसे उत्तर प्रदेश की जिन 11 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल बीजेपी के पास 5 सीटें और ये तादाद बढ़कर 7 हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस और एसपी के पास जो एक सीट है वो उनसे महरूम हो जाएंगे और ये बीजेपी के पास चली जाएंगी। समाजवादी पार्टी के पास अभी जो 3 सीटें हैं वो उसे बरकरार रखने में कामयाब दिखाई दे रही है। बाकी रियासतों पर नजर डाली जाए तो महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एनडीए खसारे की हालत में दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी सिफर होती दिखाई दे रही है। अलावा राजस्थान की जिन 4 सीटों पे इलेक्शन होना है उन सभी पर बीजेपी का कब्जा है और इस बार बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यहां कांग्रेस को 2 सीटें मिलने यकीनी है और अगर दीगर पार्टियों के साथ बेहतर तालमेल रहा तो 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आ सकती हैं। आने वाले 4-5 दिनों में गर्मी से राहत मिलने के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात ने मुल्क के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जिससे टेम्परेचर में गिरावट आ सकती है। मानसून साउथ वेस्ट इलाके, बंगाल की खाड़ी और अंडमान के समुद्री इलाकों में 2 से 3 दिन में पहुंच सकता है। इस दौरान आंधी, तेज बारिश का अंदाजा है। हवा 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती है। उधर केरल, आसाम और कर्नाटका में प्री मानसून बारिश हुई। बेंगलुरु में भारी बारिश से 2 की मौत हो गई। दिल्ली में चाशुंबे की सुबह हल्की बारिश हुई। हालांकि उत्तर नॉर्थ इंडिया में अभी हीट वेव का असर देखा जा रहा है। ज्यादातर इलाकों में टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास रहा। We are not going to have office. Sorry. I don't know what he has done. Rally mulai gitu.
सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल मामले में 7 कसूरवारों में शामिल उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पिरार योलन की रिहाई का हुक्म चारशंबे को दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ए बोपन्ना की बेंच ने आइन की आर्टिकल 142 के तहत हासिल खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पेरियोलन को रिहा करने का हुक्म दिया। बेंच ने तमाम मुजरिमों को माफ करने के लिए तमिलनाडु की काबीना की सिफारिश पर गवर्नर की तरफ से फैसला लेने में ताखीर और मुजरिम की सेहत के मसाइल से मुतालिक हकायक पर गौर करते हुए रिहाई का फैसला किया। पेरारियोलन फिलहाल जमानत पर बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म 3 रुकनी बेंच की एक रिट पिटीशन पर सुनाया। साल 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक इंतखाबी जलसे के दौरान एक खुदकश धमाके में राजीव गांधी को कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में दीगर मुजरिमीन के साथ पेरारियोलन को भी गिरफ्तार किया गया था। तब उनकी उम्र 19 साल थी। अदालत ने समाअत के बाद उन्हें सजाए मौत का हुक्म दिया था। अदालत उस्मा ने मुजरिम की रहम की दरखास्त पर फैसला करने में ताखीर की बुनियाद पर सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। सितंबर 2018 में तमिलनाडु की काबीना ने 7 मुजरिमों की रिहाई की सिफारिश की थी, जिसे गवर्नर ने 27 जनवरी 2021 को गौर के लिए सदर के पास भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले में कहा कि गवर्नर के लिए काबीना की सिफारिश सदर को भेजने की कोई आईनी बुनियाद नहीं है। अदालत उस्मा ने कहा कि रियासती हुकूमत की सिफारिश पर गवर्नर को आइन की आर्टिकल 161 के तहत फैसला लेने का इख्तियार हासिल है, लेकिन इस मामले में काफी ताखीर की गई और इसे सदर के पास भेज दिया गया। दिल्ली हुकूमत ने तीनों कॉरपोरेशनों शुमाली, जनूबी और मशरकी को नोटिस जारी करते हुए दारुल हुकूमत में जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उसके बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा। हुकूमत ने अपने नोटिस में कहा कि तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस 1 अप्रैल से अब तक जितने भी इंसदादे तजावुजात मुहिम चलाई है उनकी तफसीली रिपोर्ट पेश करें और अब तक का तमाम डेटा फराहम करें। गौरतलब है कि केजरीवाल ने बुलडोजर के जरिए तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई के सिलसिले में पीर को कहा था कि वो अपने अरकान असेंबली से उन्होंने कहा था कि आपको जेल जाना पड़े तो डरो नहीं, लेकिन आपको आवाम के साथ खड़ा होना है। दूसरी जानिब दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा था कि बीजेपी दिल्ली को तबाह करके दिल्ली के 63 लाख लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के 6 महीने पहले कांग्रेस के कारगुजार सदर हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया। पटेल पिछले 1 महीने से पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहे थे। वहीं 21 अप्रैल को उन्होंने इशारा दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। हार्दिक ने सोनिया गांधी को एक खत लिखते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान का ध्यान मुझे सुनने से ज्यादा चिकन सैंडविच और मोबाइल फोन पर रहता है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने महंगाई के हवाले से बीजेपी हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा कि मुल्क में आसमान छूती महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके की जिंदगी मुहाल कर दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की एक भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो मिडिल क्लास और गरीब तबके का कुछ भला कर सके। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि आपकी पाई पाई जोड़कर बनाई गई मेहनत की कमाई पर महंगाई की मार है। बीजेपी हुकूमत की एक भी इक़्तिसादी पॉलिसी ऐसी नहीं है जिससे मिडिल क्लास गरीब तबके की आमदनी ज्यादा और खर्च कम हो सके। मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों को यह डर सता रहा है कि कहीं उनको रोजाना का खर्च चलाने के लिए खर्च ना लेना पड़े। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के साथ एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल ने महंगाई की आग को भड़का दिया है। थोक महंगाई की अफराद दर अप्रैल में बढ़कर 15.08% की तारीखी बुलंदी पर पहुंच चुकी है और उसने गुज़िश्ता 24 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कांग्रेस के उदयपुर मंशूर को नाफिज करने के लिए पार्टी के सीनियर कायदीन के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों से गौर खौस चल रहा है, जिसके तहत जून में रियासत और जिले सतह कैंप लगाकर उन ऐलानात को नाफिज किए जाने के इक़दाम किए जाएंगे। कांग्रेस के मौसलात महकमे के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला, तमिलनाडु और पुडुचेरी के इंचार्ज दिनेश गुंडू राव और पार्टी की कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीयंत ने चारशंबे को एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से उदयपुर चिंतन शिविर में किए गए फैसलों पर अमल दरामद के सिलसिले में तंजीम के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की क़यादत में गौर खौस चल रहा है। उन फैसलों के तहत 1 जून से कदम उठाने का फैसला किया गया है। Under the guidance of the General Secretary Organization, all the in charges and General Secretaries of the Indian National Congress have conferred with each other. And post these 2 days of discussions, we've taken 4 concrete follow-up decisions. The first one is that on 1st and 2nd June,
there will be a state level shiver in all the states across India, in which all the highlights, points and the way ahead taken from the Udaipur Declaration will be communicated to the leaders and grassroots workers. These shivers will be attended by our MPs, our MLAs, our MP and MLA candidates, our district Congress committee presidents, our Pradesh Congress committee office bearers and prominent leaders of the party. Secondly, as a follow-up thereto, on 11th of June, a similar one-day shiver will be held in all district Congress committee. The whole idea is to carry forward up to the grassroots the various highlights and points on which a way forward has been decided for the party by the Udaipur Navsankalp Chintan Shivir. Thirdly, an Azadi Gaurav Yatra spanning over 3 days shall be undertaken by all district units between 9th to 15th of August, where 75 people, in accordance with the 75th anniversary of India's freedom, will walk permanently and hundreds and thousands will join them. On 15th of August, the Pradesh Congress committees will organize one major function to commemorate the sacrifices and the lessons of the freedom movement. Fourthly, the Youth Congress and NSUI will undertake the Rozgar Do Yatra. We will be conferring with their leadership and the way forward will be decided at that point of time. Under the guidance of the General Secretary Organization, all the in charges and General Secretaries of the Indian National Congress have conferred with each other. And post these 2 days of discussions, we've taken 4 concrete follow-up decisions. दिल्ली हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने 3 खवातीन समेत 9 नए जजों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया, जिसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में अब जजों की कुल तादाद 44 हो गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आईन हिंद के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कई वकला को दिल्ली हाईकोर्ट के जज के तौर पर तरक्की देने की तजवीज़ की सिफारिश की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना की सरबराही में कॉलेजियम ने 4 मई को होने वाली मीटिंग के बाद यह फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस और दिल्ली हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। दिल्ली हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने आज तारा विशाल गुंजू, मणि पुष्करना, मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, विकास महाजन, तुषार राव गेडेला, सचिन दत्ता, अमित महाजन, गौरांग कंठ और सौरभ बैनर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट के जज के तौर पर ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि हिंदुस्तान जमैका के साथ मुख्तलिफ शोबों में तकनीकी महारत, इल्म और महारत का इश्तराक करने के लिए तैयार है, जिससे जमैका की तालीम और कारोबारी मंजरनामे में तब्दीली आएगी। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने मंगल को किंगस्टन में जमैका की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का एक नुमाइंदा होने के नाते उनके लिए एजाज की बात है कि वो जमैका की शानदार जमहूरियत के कायदीन के इस्तेमाल से खिताब कर रहे हैं। Jamaica's strategic position in the vicinity of some of the largest global economies and its talented pool of English-speaking youth provide it with an excellent opportunities to become a knowledge highway and benefit from the fourth industrial revolution. India shares Jamaica's Vision 2030
goals of empowering its people and ensuring a secure, cohesive and just society while becoming a prosperous and sustainable economy. India is ready to partner with Jamaica and share its technical skills, knowledge and expertise which could transform Jamaica's education and businesses. Top Jamaican businesses already source software and take backroom technical support from technology companies based in India. India and Jamaica are already cooperating under the International Solar Alliance for reducing the carbon footprint. There is also great potential for partnering in the railways and the agricultural sectors, which are among India's strengths. For a country with less than 3 million people, it is amazing to see Jamaica's dominance in athletics at the Olympics, World Championships and other premier sporting events. Sometimes we feel jealous of you. Madam Speaker, you will find India turning to you to learn the lessons in sports and athletics. In music and entertainment, cross-pollination will enrich the entertainment industries in both the countries. Also, in hospitality and tourism, there is a great scope for cooperation and mutual learning. Jamaica's strategic position in the vicinity. बहरिया ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के साथ मिलकर पहली बार देसी साख्ता जंगी जहाज शिकन मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। बहरिया के एक तर्जुमान ने चाशुमे को बताया कि मिसाइल को बहरिया के सेकिंग 42B हेलीकॉप्टर से बालासोर में मरबूत टेस्ट रेंज से दागा गया। टेस्ट मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। तर्जुमान ने कहा कि ये टेस्ट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद इन्हिसारी के हुसूल की जानिब एक इंतहाई अहम कदम है। उन्होंने कहा कि बहरिया के मकामी बनाने के अज़्म को भी जाहिर करता है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1829 नए केसेस दर्ज किए गए। इस दौरान 2549 अफराद ने शिफायाबी हासिल कर ली, जबकि 33 की जान चली गई। फिलहाल मुल्क भर में कोरोना के 15,647 एक्टिव केसेस हैं। दुनिया भर में हर तरह के पोल्यूशन का कहर बढ़ता ही जा रहा है। 2019 में दुनिया के करीब 90 लाख लोगों की मौत के लिए पोल्यूशन जिम्मेदार था। ये दुनिया में होने वाली हर छठी मौत के बराबर है। यह आंकड़े हाल ही में द लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट में पब्लिश हुए हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक साल में 24 लाख लोगों ने पोल्यूशन से अपनी जान गंवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक 90 लाख अमवात में 66,70,000 अमवात घरेलू और माहौलियात में मौजूद एयर पोल्यूशन की वजह से हुई है। वाटर पोल्यूशन से 13,60,000 अमवात हुई हैं। सी से यानी लेड से 9 लाख अमवात हुई हैं। प्रोफेशन से मुतालिक पोल्यूशन से राब्ते में आने से 8,70,000 लोगों की मौत हुई। साल 2000 में केमिकल पोल्यूशन से जहां 90,000 लोगों की मौत हुई, वहीं 2015 में इससे 17 लाख अमवात हुई हैं। 2019 में ऐसी अमवात की तादाद 18 लाख रही। रिपोर्ट के मुताबिक राइटर रिचर्ड फुलर ने कहा कि पोल्यूशन से सेहत पर पड़ रहे बुरे असरात को लेकर आलमी सतह पर की गई कोशिशें कामयाब नहीं दिखती हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि एक साल में हिंदुस्तान में पोल्यूशन से 24 लाख लोगों की मौत होती है। सर्दियों के मौसम में हर साल दिल्ली में एयर पोल्यूशन अपनी पीक पर होता है। पिछले साल सर्दियों में सिर्फ 2 दिन ही ऐसे थे जब दिल्ली की हवा पोल्यूटेड नहीं थी। उधर चीन में 2019 में 21,70,000 लोगों को पोल्यूशन का वो शिकार हुए। 2015 में ये आंकड़ा 18 लाख था। रिसर्चर्स का कहना है कि
मुल्क में रोजाना औसतन 6,500 अमवात पोल्यूशन की वजह से होने वाली बीमारियों से हो रही हैं। ये कोरोना वबा के दौरान हुई अमवात से भी कई गुना ज्यादा है। हालांकि रिपोर्ट में एक राहत की बात यह है कि दरअसल 2015 के मुकाबले 2019 में अमवात का आंकड़ा घटा है। जहां 2015 में 25 लाख अमवात हुई थी, वहीं 2019 में 24 लाख लोगों की मौत हुई है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट में माल न्यूट्रिशन का शिकार बच्चों को लेकर अलर्ट जारी किया। यूनिसेफ के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग, कोरोना वायरस और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से माल न्यूट्रिशन से मुतासिर बच्चों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही ग्लोबल फूड क्राइसिस से खाने वाली चीजों और कच्चे माल की कीमतें भी काफी इसमें उछाल आया, जिससे लाखों बच्चों की मौत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के लाखों माल नरिश्ड बच्चों को यूनिसेफ एक फूड पैकेट देता है। इस पैकेट में बच्चों को भरपूर तग़िज़ा देने के लिए मूंगफली, तेल और शुगर से बनी हुई चीजें दी जाती हैं। ये चीजें बच्चों को फिर सेहतमंद बनाने में काफी मदद करती हैं। पहले एक फूड पैकेट की कीमत 3100 रुपए हुआ करती थी। ग्लोबल फूड क्राइसिस की वजह से अब यह पैकेट 16% महंगा हो गया। इससे 6 लाख शदीद तौर पे मुतासिर बच्चों की जान बचाना मुश्किल हो गया है। यूनिसेफ की यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसेल ने कहा कि जिन फूड पैकेट की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ फूड पैकेट नहीं बल्कि लाखों बच्चों के लिए जिंदगी और मौत के बीच का फर्क है। सऊदी अरब हुकूमत ने हज मुसाफरीन के लिए यानी हाजियों के लिए लगेज में आबे जमजम लाने पर रोक लगा दी है। इस बारे में नोटिफिकेशन चाशंबे के रोज जारी किया गया। खास बात यह कि नोटिफिकेशन में यह नहीं बताया गया कि इस आबे जमजम के लाने पर रोक क्यों लगाई गई है। एयरलाइन कंपनियों से कहा गया है कि वो आबे जमजम पर बैन के फैसले का सख्ती से अमल करें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पहले हर हाजी को 10 लीटर आबे जमजम लाने की इजाजत थी। बाद में सऊदी हुकूमत ने इसे घटाकर 5 लीटर कर दिया था। अब इसे लाने पर ही रोक लगा दी गई है। सऊदी जनरल एविएशन अथॉरिटी यानी SGAA ने इस बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आज़मीन हज हो या फिर जो उम्रा के ज़ायरीन हो, एयरपोर्ट से डिपार्चर के वक्त चेक इन लगेज में ये आबे जमजम नहीं ले जा सकेंगे। इन अहकाम पर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के सिग्नेचर हैं। मिस्टर वेरी वेरी स्पेशल कहे जाने वाले VVS लक्ष्मण इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच बनाए जा सकते हैं। दरअसल BCCI आइंदा माह खेले जाने वाले 2 दौरों के लिए 2 अलग अलग कोचेस को अपॉइंट करने जा रही है। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ को टेस्ट टीम के साथ इंग्लैंड जाना है और उसी दौरान साउथ अफ्रीका की टीम T20 सीरीज खेलने के लिए इंडिया आ रही है। ऐसे में द्रविड़ टेस्ट टीम के कोच होंगे, जबकि लक्ष्मण साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के खिलाफ यूथ ब्रिगेड को कोच करेंगे। टीम इंडिया को आने वाले 2 महीने में 2 अहम सीरीज खेलनी है, एक इंग्लैंड में टेस्ट और दूसरा अपने मुल्क में T20 इंटरनेशनल की। इन दोनों सीरीज के लिए 2 अलग अलग टीमों का ऐलान होना है। ऐसे में इन दोनों टीमों के साथ अलग अलग कोचिंग स्टाफ भी होगा। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।